हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं साउंड के सबसे पॉपुलर टॉपिक की। टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये प्रैक्टिकल फील करने वाली चीजें हैं। मतलब कि मान लो कि प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं अपन, तो ट्रेन अगर मान लो अंधा भी खड़ा है वहां पे, बस सुनाई देता है उसे। तो अगर अंधा भी खड़ा है वहां पे तो उसे सुनकर के समझ में आ जाएगा कि ट्रेन आ रही है कि जा रही है ना। देखने की जरूरत नहीं है, ये फील करते हैं अपन कि ट्रेन जब अप्रोच कर रही होती, जब पहुंच रही होती है प्लेटफॉर्म पे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है उसकी, और जब प्लेटफॉर्म से निकलती है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है। तो ट्रेन अगर मैं आंख बंद कर लूं, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाऊं, तो ट्रेन आ रही है कि जा रही है इसका अंदाजा मिल जाता है हमें, है ना। इसलिए जब भी सोर्स और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो लिसनर मतलब वो जो ऑब्जर्वर है आपका, ऑब्जर्वर को हमेशा सोर्स की फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और इसी इफेक्ट को कहते हैं अपन डॉपलर्स इफेक्ट। तो मैं डेफिनेशन लिख रखा पहले यहां पे, आप चाहें तो यहीं भी पॉज करके वीडियो नोट कर लें कि whenever there is relative motion between source and the observer always hears a frequency different from actual frequency of source, and this is known as Doppler's effect। तो देखो, बेसिक बात करें तो या तो सोर्स मोशन में होगा या तो ऑब्जर्वर, बाद में हो सकता है दोनों मोशन में आ जाए। तो पहले हम दो स्टैंडर्ड केसेस कंसिडर करते हैं कि पहले सोर्स को मोशन में लाते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वर मोशन में लाते हैं। हम नोटिस करते हैं कि ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कौन सी सुनाई देगी। तो ये डेफिनेशन नोट करने के बाद केस नंबर 1। तो क्या बोला मैंने, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि सोर्स या ऑब्जर्वर में से को अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो ऑब्जर्वर को सोर्स की फ्रीक्वेंसी की जगह कुछ और फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और इसी फेनोमेनन का नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर साइंटिस्ट का जो नाम था उनकी वजह से। केस नंबर 1, मैं पहले मानता हूं कि सोर्स जो है वो दौड़ रही है, जो ट्रेन हॉर्न बजा रही है वो दौड़ती भी आ रही है। केस नंबर 1, व्हेन सोर्स इज मूविंग। अब सोर्स या तो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर सकता है या ऑब्जर्वर से अवे, कोई एक मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं ऑब्जर्वर की तरफ दौड़ रहा है। When source is moving towards the observer, सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ दौड़ने लगे, ये मान लो सोर्स ये वेव्स दे रहा है और इधर कहीं पे ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में है। तो सोर्स की स्पीड मान लेते हैं Vs, सोर्स ने जो साउंड जनरेट करी उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, साउंड की वेलोसिटी V, साउंड की फ्रीक्वेंसी F मान लेते हैं, और सोर्स Vs स्पीड से दौड़ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। अब ध्यान देना, वेवलेंथ क्या होता है? दो, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव की बात कर रहा हूं, तो साउंड वेव में वेवलेंथ क्या बोलेंगे अपन कि एक साइकिल में एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन होता है साउंड वेव में। मतलब दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का टाइम या फिर दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस के बीच का टाइम, डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ, है ना। अब ध्यान देना जरा, जैसे मान लो इस सोर्स ने एक कंप्रेशन पल्स दी, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन पल्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे अपन? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का डेफिनेशन काहे में है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं? कंप्रेशन से रेयरफैक्शन के रूप में, इसलिए यहां पे ऐसे बोलते हैं। तो जैसे मान ले कि ये सोर्स है आपका, एक पल्स दी हमने एक टाइम पीरियड के बाद, तो पल्स ने एक टाइम पीरियड में, सोर्स के टाइम पीरियड में कंप्रेशन पल्स मान लो, कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन कुछ भी मान लो, सी लिख दिया मैंने कंप्रेशन पल्स। तो ये कितनी दूरी पे आ गई? ये दूरी हो गई आपकी v इंटू टी। ध्यान देना, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन पल्सेस या रेयरफैक्शन पल्सेस के बीच की दूरी कहलाती है वेवलेंथ, है ना। सी मतलब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे सी ले लिया, सी मतलब कि कंप्रेशन पल्स। अब एक टाइम पीरियड के बाद दूसरी कंप्रेशन पल्स रिलीज होगी, और दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन पल्सेस के बीच की जो दूरी है वही कहलाती है वेवलेंथ।
तो एक टाइम पीरियड के बाद दूसरी पल्स रिलीज होगी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद सोर्स यहां नहीं रहेगा, सोर्स यहां से शिफ्ट होके यहां कहीं पे आ जाएगा। मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये दूरी हो जाएगी vs, सोर्स की स्पीड इंटू टाइम पीरियड ऑफ सोर्स, यहां से यहां तक की दूरी। अब यहां से दूसरी कंप्रेशन पल्स निकली थी, तो ये कंप्रेशन पल्स मान लो फर्स्ट और ये कंप्रेशन पल्स मान लो सेकंड। तो जो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन पल्सेस हैं उनके बीच की दूरी, ऑब्जर्वर तो ऐसे ही पता लगाएगा ना कि वेवलेंथ कितनी है। ऑब्जर्वर को मैं बोलूंगा कि वेवलेंथ बताओ भैया क्या है, ऑब्जर्वर को याद आएगा कि पढ़ा था भैया कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन पल्सेस या दो कंसेक्यूटिव रेयर एक्शन पल्सेस, इनके बीच का डिस्टेंस है आपका वेवलेंथ। तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन पल्सेस कब आती है, एक टाइम पीरियड के बाद। तो मान लो एक पल्स निकली, सोर्स जब थी यहां पे, तो वो पल्स एक टाइम पीरियड के बाद, मान लो पल्स की साउंड की स्पीड अगर v है, तो वो पल्स कितनी दूरी आगे बढ़ गई, v इंटू टी, इतना डिस्टेंस आगे बढ़ गई। अब दूसरी टी टाइम के बाद, टाइम पीरियड टी के बाद दूसरी पल्स जनरेट होगी, तो दूसरी पल्स जब जनरेट होगी तो सोर्स यहां से बढ़ के कहीं आगे आ चुका होगा। यहां पे ये दूरी कितनी होगी, अगर सोर्स की स्पीड आपने vs ली तो ये दूरी कितनी हो गई, vs इंटू टी। क्लियर है पॉइंट, ये इतनी बढ़ गई आगे। तो पल्स 1 और पल्स 2 इनके बीच में जो दूरी डिस्टेंस है दोनों कंप्रेशन पल्सेस के बीच में, वो ये पूरा है vt और इधर vst घटा दोगे, तो ये हो जाएगा vt माइनस vst। मतलब में अगर ऑब्जर्वर, ये आपका वो ऑब्जर्वर, मैं अगर यहां पे बोलूं ऑब्जर्वर को, कोई भी बंदा पड़ा है यहां पे मान लो, मैं ऑब्जर्वर को बोलूं अगर कि बताओ इसकी वेवलेंथ मेजर करके बताओ, तो दो कंसेक्यूटिव पल्सेस के बीच के डिस्टेंस निकालेगा, और दो कंसेक्यूटिव पल्सेस के बीच की डिस्टेंस यहां पे कितनी आ गई, vt माइनस vst। तो इफेक्टिव वेवलेंथ एक्चुअली वेवलेंथ कितनी होती, अगर सोर्स स्टेशनरी रहता तो एक्चुअल वेवलेंथ कितनी होती, vt, लेकिन सोर्स के दौड़ने की वजह से अब वेवलेंथ क्या ऑब्जर्व करेगा, वो vt यहां से यहां तक, पल्स 1 c1 पल्स 2 c2, इन दोनों की तो कंसेक्यूटिव पल्सेस के बीच की दूरी ये आ गई vt माइनस vst। तो इफेक्टिव वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को जो वेवलेंथ नजर आएगी, लैम्डा इफेक्टिव लिख दूं मैं, तो वो होगा vt। इतना ही vt नजर आता अगर सोर्स स्टेशनरी रहता तो, लेकिन अब vt नहीं है, दो कंसेक्यूटिव पल्सेस के बीच की दूरी आ गई vt माइनस vst। लैम्डा वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वर को, इफेक्टिव वेवलेंथ ऑब्जर्वर देख रहे हैं ना, तो जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो एफ नॉट। अच्छा वेलोसिटी वेव की क्या वी ली मैंने, हाँ, साउंड में बोलूं कि ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगी वो किस स्पीड से सुनाई देगी, v प्लस वी एस, क्या जी नहीं, साउंड की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। मतलब एक लाउड स्पीकर, अगर लाउड स्पीकर कोई साउंड अगर मान लो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर छोड़ रहा है और लाउड स्पीकर को लेके दौड़ने लगोगे तो क्या साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, जी नहीं, साउंड उससे उतनी स्पीड पे आती ही मिलेगी, वी स्पीड से। अगर ये भी दौड़ना शुरू करता तो जल्दी जल्दी मिलने लगता साउंड से, लेकिन फिलहाल ये रेस्ट में है इस केस में, इसलिए साउंड की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पे ही, इसलिए वी स्पीड से आती ही नजर आएगी, इसलिए मैंने यहां पे वी लिया है। भाई अगर v कॉमन कर दूं यहां पे मैं, तो क्या आ गया, v माइनस वी एस इंटू टी। तो v बाई फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर के लिए जो नई फ्रीक्वेंसी है, और v माइनस वी एस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी भी, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की, t टाइम पीरियड किसका है, सोर्स का, इसलिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वर को जो ऑब्जर्व हुई फ्रीक्वेंसी एफ नॉट वो हो गई v बाई v माइनस वी एस इंटू एफ एस। ध्यान दें, ये ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई v बाई v माइनस वी एस इंटू एफ एस।
अब आप बताओ कि ये फ्रीक्वेंसी पहले वाले से ज्यादा है कि कम? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी साउंड की? एफ, एफएस लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है एफ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस मतलब सोर्स, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ है, लेकिन ऑब्जर्वर को जो ऑब्जर्व हुई वो ये है, दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम है, डिनोमिनेटर v माइनस वी एस है, इसलिए यहां पे जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट वो एक्चुअल से ज्यादा है। और ये फील करने वाली बात है, सोर्स अगर अपनी तरफ आ रहा है, ट्रेन अपनी तरफ आ रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है, जा रही होती है ट्रेन तो फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। ये रही फ्रीक्वेंसी। अब आप सोचिए कि सोर्स अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ दौड़ रहा है वीएस स्पीड से, तो v माइनस वीएस आ गई, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता तो वैसे एनालिसिस कर सकते हैं आप, हो जाता v प्लस वीएस। केस नंबर फर्स्ट जिसमें हमने सोर्स को दिखाया ऑब्जर्वर की तरफ जाते हुए। अब सेकंड केस लेते हैं जहां पे ऑब्जर्वर भी मोशन में आता है, जल्दी से आप इसे नोट कर लें। आइए अब सेकंड केस की बात करते हैं, जब ऑब्जर्वर मोशन में है और सोर्स स्टेशनरी। तो मैंने मान लिया कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ दौड़ रहा है, सोर्स ने साउंड जो इमिट करी है, जो रिलीज करी साउंड, उसकी वेलोसिटी v है मीडियम में, साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f है। आप खुद सोचिए कि कहीं पर अगर कोई लाउड स्पीकर लगाए, आप उसकी तरफ दौड़ने लगेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, और उसे दूर भागेंगे अगर तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना। शादियों में अगर मान लो किसी मंडप के पास गाने बज रहे हैं और वो उसके गाना जहां पे बज रहा है वहां पे अगर पहुंचोगे दौड़ते हुए तो साउंड ज्यादा सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसे दूर भागोगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना। तो पहली बात कि अगर ऑब्जर्वर दौड़ेगा सोर्स की तरफ, तो क्या हमने अभी देखा कि सोर्स अगर दौड़ता है तो वेवलेंथ जो है ऑब्जर्वर को वो एक्चुअल से डिफरेंट दिखाई देती है ना। इस केस में वेवलेंथ चेंज होगी कि नहीं, कुछ सोचो। मान लो ये सोर्स यहां पे है, सोर्स नहीं, वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं अपन? दो कंसेक्यूटिव पल्सेस के बीच में डिस्टेंस, साउंड वेव है तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन पल्सेस के बीच की दूरी, या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन पल्सेस के बीच की दूरी, इसे अपन क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब ध्यान दो, सोर्स ने एक कंप्रेशन पल्स रिलीज करी और वो पल्स आगे आ गई, मान लो ये C1। दूसरी कंप्रेशन पल्स कब रिलीज करेगी? वो एक टाइम पीरियड के बाद, है ना, वही तो टाइम पीरियड कहलाता है। तो अब दूसरी पल्स रिलीज करी इसने C2, कितने टाइम के बाद? T टाइम के बाद, टाइम पीरियड जो है T। तो पहली वाली जो पल्स है कितना आगे दौड़ गई होगी? V इंटू टी, क्लियर पॉइंट ही। और वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, ये क्या कहते हैं अपन? इसे कहते हैं वेवलेंथ। तो ऑब्जर्वर जो है हमेशा इन दोनों के बीच में, ये देखो किसकी, वेव की वेलोसिटी इनटू वेव का टाइम पीरियड, इसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वेवलेंथ, जो एक्चुअल वेवलेंथ का फॉर्मूला है। तो जब भी ऑब्जर्वर नोटिस करेगा तो उसको वेवलेंथ तो यही दिखाई देगी, v इंटू टी लैम्डा एक्चुअल। इसलिए यहां पे ऑब्जर्वर को हमेशा ट्रू वेवलेंथ नजर आएगी। ऑब्जर्वर को ट्रू वेवलेंथ कब नजर नहीं आती? जब आपका सोर्स मोशन करने लग जाए, है ना। अगर सोर्स स्टेशनरी है तो दो कंसेक्यूटिव पल्सेस के बीच की दूरी हर बार वो जो है वेवलेंथ, ट्रू वेवलेंथ के बराबर नजर आएगी। इसलिए इस केस में जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा, सिर्फ लैम्डा विल बी सेम फॉर ऑब्जर्वर, सेम फॉर ऑब्जर्वर, लैम्डा चेंज नहीं होगी ऑब्जर्वर के लिए। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वर के लिए साउंड की स्पीड कितनी होगी? सोचो, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ लिखूंगा ना, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वर के लिए साउंड की स्पीड कितनी है? अगर वो स्टेशनरी रहता तो v स्पीड से आती साउंड, लेकिन दौड़ रहा है तो उसे, अगर मान लो साउंड आ रही है v से और मैं भी उसकी तरफ दौड़ने लग जाऊं, मुझे जल्दी जल्दी साउंड सुनाई देगी फिर। इसलिए ऑब्जर्वर के लिए साउंड की जो स्पीड है वो है v प्लस वी नॉट, इसकी तरफ दौड़ रहा है, अपॉन फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया, एफ नॉट। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं अपन? वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, लैम्डा भी एक्चुअली है।
इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी इसने ऑब्जर्व करी। यहां से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एफ नॉट की, ये आ गया वी प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ। ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करी वो इतनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना था कि क्योंकि सोर्स स्टेशनरी है इसलिए दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन पल्सेस के बीच की दूरी हर बार एक्चुअल वेवलेंथ के बराबर ही मिलेगी ऑब्जर्वर को। ये और बात है कि वो लैम्डा दूरी जल्दी दौड़ के तय कर जाएगा, वरना नॉर्मली दो पल्सेस आती तो वी स्पीड से आती, साउंड की स्पीड से, लेकिन ये खुद भी दौड़ रहा है साउंड के सोर्स की तरफ, इसलिए वो वी प्लस वी नॉट स्पीड से दौड़ रहा है। इसे जो साउंड सुनाई देगी वो वी प्लस वी नॉट स्पीड से सुनाई देगी। क्लियर है? तो दो ये लैम्डा दूरी जल्दी, ऐसे ये वी स्पीड, ऐसे दो पल्सेस इससे गुजरती वी स्पीड से, लेकिन ये दौड़ने लग जाएगा तो दो ये लैम्डा की दूरी जो वेवलेंथ की जो दूरी है, डिस्टेंस जो है वेवलेंथ, वो तय करेगा वी प्लस वी नॉट स्पीड से। इसलिए ऑब्जर्वर के लिए साउंड की स्पीड जो है वो ज्यादा है, वी प्लस वी नॉट है ना। मान लो कि अगर साउंड आती है इसके पास 2 सेकंड में, अभी दौड़ के चला गया तो साउंड बीच रास्ते में थी, आगे साउंड मिल गई इससे, तो ऑब्वियस सी बात है कि साउंड की स्पीड बढ़ गई ऑब्जर्वर के लिए। अब आप देख लीजिए कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो फॉर ऑब्जर्वर वो एफ से न्यूमरेटर बड़ा है ना, एफ नॉट ग्रेटर देन एफ। एफ जो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ दौड़ने लगेगा, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ दौड़ने लगेगा तो उसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ये प्रैक्टिकल भी है। तो दो केसेस हमने देख लिए। सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ दौड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और कितनी होती है वो देखा हमने। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ दौड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी वो तभी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी होगी ये हमने यहां पे देख लिया। तो अभी ऐसे कुछ और पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, तो उनको जनरलाइज कर लेते हैं अपन। आइए अब आइए सारे केसेस को एक साथ देख लें। पहला देखा हमने कि फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे ही है, इसलिए हर केस को कितना अपन डिराइव करते रहे बार बार। फंडा तो आपको पता नहीं कैसे डिराइव होता है, दोनों केसेस में, सोर्स के मोशन में और ऑब्जर्वर के मोशन में। देखो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, डिनोमिनेटर कम होगा, है ना, तभी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा तो भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा, वी प्लस वी नॉट। अब केस नंबर 3, सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो अगर मान लो ट्रेन दूर जा रही है आपसे तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी आपको, इसलिए डिनोमिनेटर, सोर्स वाला टर्म कहां नजर आता है, सोर्स की वेलोसिटी का टर्म नजर आता है डिनोमिनेटर में, तो v बाई डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये फ्रीक्वेंसी कम होगी इनटू एफ। v इसमें क्या है, साउंड की वेलोसिटी है मीडियम में, f क्या है, साउंड की फ्रीक्वेंसी है, और f नॉट ये fo क्या है, जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी मिल रही है। केस नंबर 4, सोर्स स्टेशनरी, आप देख लें Vs 0 और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स से। अगर हम सोर्स से दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी हमें, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कहां नजर आती है, न्यूमरेटर में, कम सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी, इसलिए न्यूमरेटर कम होना चाहिए। तो यहां अगर पास में जा रहा था तो v प्लस वी नॉट, अब ये जाएगा तो v माइनस वी नॉट। ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को जब वो आगे जाएगा। अब केस नंबर 5 देखें आप। केस नंबर 5 में सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, तो सोर्स का जो मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है वो, तो बढ़ाएगा तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। ये वाला केस हो गया v माइनस vs। ऑब्जर्वर भी जा रहा है सोर्स की तरफ, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जाएगा तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी क्या लेते हैं अपन न्यूमरेटर में, v प्लस वी नॉट। ये आ गया v प्लस वी नॉट इनटू एफ। ये और केस नंबर 6 देखें आप। केस नंबर 6 में दोनों के मूवमेंट, सोर्स और ऑब्जर्वर के, ऐसे हैं कि वो फ्रीक्वेंसी को कम करें। ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो भी फ्रीक्वेंसी कम होगी, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो भी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसलिए न्यूमरेटर को भी कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर को भी कम होना। ध्यान दो, सोर्स दूर जा रहा है मतलब के फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। अगर पास आता है अगर ऑब्जर्वर के तो v माइनस वी एस, अभी जाएगा अगर तो डिनोमिनेटर में v प्लस वी एस।
ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ दौड़ेगा तो वेलोसिटी v प्लस वी नॉट न्यूमरेटर में, अगर अवे जाएगा, अगर टुवर्ड्स जा रहा है तो v प्लस वी नॉट, और अवे जाएगा अगर तो न्यूमरेटर में v माइनस वी नॉट। तो अगर ऑब्जर्वर और सोर्स एक ही लाइन पे मोशन, यहां पे एक ही लाइन पे मोशन कर रहे हैं ना, एक सेम लाइन पे मोशन है, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स सेम लाइन पे मोशन कर रहे हो तो 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं उनके मोशन की, और इन 6 पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग 6 फ्रीक्वेंसीज मिल सकती हैं ऑब्जर्वर को, जिसमें मैंने 1 2 आपको डिराइव करके बताया कि कैसे ये फ्रीक्वेंसीज आती हैं, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये सारे फ्रीक्वेंसीज भी आप खुद से डिराइव कर सकते हो। तो ये 6 केसेस अपने को समझ में आना चाहिए। इन जनरल बात करूं मैं, जनरल बात करूं अगर, तो एवरेज फ्रीक्वेंसी है v, जो किताबों में लिखा मिलेगा प्लस माइनस वी नॉट, v प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। ध्यान दो ये फॉर्मूला मिलेगा, v प्लस माइनस वी नॉट न्यूमरेटर में, और v प्लस माइनस वी एस। तो ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसलिए ऑब्जर्वर जब भी सोर्स की तरफ भागेगा तो ऊपर प्लस, और अभी भागेगा तो माइनस। और अगर सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसलिए डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। इसलिए सोर्स का मूवमेंट हुआ ऑब्जर्वर की तरफ तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से अवे भागेगा अगर तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन। तो ये इन 6 को, सारे 6 केसेस जो हैं इनको समराइज करके एक फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये एक फॉर्मूला ये रहा। अभी तक मैंने जितने केसेस यहां पे डिस्कस करे उन सारे केसेस में सोर्स और ऑब्जर्वर सेम लाइन पर ट्रैवल कर रहे थे। अगर लाइन ऑफ मोशन ऑब्जर्वर और सोर्स का चेंज हो गया तो इन फॉर्मूले में भी स्लाइट चेंजेस होंगे, इसी बेसिस पे काम करूंगा, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। तो चलिए आइए वो डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लें। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल केस की, जो भी चर्चा कर रहा था मैं, कि लाइन ऑफ मोशन ऑब्जर्वर और सोर्स के अगर डिफरेंट हुए तो एवरेज फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे अपन। देख लो आप, सोर्स इस लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, मान लो 90 का एंगल है, और इस पे ट्रैवल कर रहा है ऑब्जर्वर। किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जर्वर और सोर्स को ज्वाइन कर दें अगर अपन ये, तो मान लो ये एंगल है थीटा। अब आप देखिए कि अब एवरेज फ्रीक्वेंसी चाहिए ऑब्जर्वर के लिए, तो सोर्स की वेलोसिटी निकालो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट आ गई वीएस कॉस थीटा। मतलब ये कंपोनेंट बता रहा है कि सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, तो सोर्स अगर ऑब्जर्वर को अप्रोच करेगा तो जाहिर सी बात है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, लेकिन ऑब्जर्वर भी चुपचाप नहीं बैठा, ये मोशन में है। ये ध्यान दीजिए, ये थीटा, ये 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी, ये भी नॉट है, आपके इधर दिखा देता हूं, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। तो वी नॉट का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट अगर निकालना चाहें आप, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा, तो वी नॉट साइन थीटा। आप देखें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कुछ इस किस्म की है कि ऑब्जर्वर को ये लेके जा रहा है सोर्स से दूर, और सोर्स की वेलोसिटी कुछ ऐसी है कि ये अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को। तो जब आप एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ऑब्जर्वर सोर्स को दूर लेके जा रहा है, ऑब्जर्वर खुद को दूर ले जा रहा है सोर्स से, कितनी वेलोसिटी से, ये लाइनिंग जॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट साइन थीटा। ये हो गया v माइनस वी नॉट साइन थीटा। देखिए ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से उसे कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, लेकिन सोर्स के मूवमेंट की वजह से ऑब्जर्वर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर में माइनस v माइनस वी एस कॉस थीटा इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। तो ये रही एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी ऑब्जर्वर को अगर लाइन ऑफ मोशन सोर्स ऑब्जर्वर के डिफरेंट रहे। अभी अभी मैंने लास्ट में फॉर्मूला समराइज करा था, v प्लस माइनस वी नॉट v प्लस माइनस वी एस। जनरल फॉर्मूला जो डॉपलर इफेक्ट का है, जो किताबों में लिखा मिलेगा, वो ये है फॉर्मूला।
मैंने बोला कि ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ दौड़ेगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसलिए प्लस साइन न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में प्लस कब, जब ऑब्जर्वर जाए टुवर्ड द सोर्स। न्यूमरेटर में माइनस कम, जब ऑब्जर्वर अवे सोर्स से जाए। न्यूमरेटर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम, न्यूमरेटर ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब अगर सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ आएगा तो भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसलिए डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो V माइनस वी एस। या माइनस कब यूज करते हैं, जब सोर्स पहुंचे ऑब्जर्वर की तरफ, तो डिनोमिनेटर कम रखोगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी। डिनोमिनेटर में प्लस कब रखेंगे, जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव करेगा। इनफैक्ट इस फॉर्मूले में V नॉट जो देख रहे हैं आप, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन कौन सा, क्या मैंने यहां पे डायरेक्ट VS यूज करा है, नहीं। क्या मैंने डायरेक्ट V नॉट यूज करा फॉर्मूले में, नहीं। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अलोंग द लाइन joining source and the observer। सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग वेलोसिटी क्या है ऑब्जर्वर की, वो है V नॉट। और वही VS के लिए भी वही कहानी है, सेम कहानी फॉर VS, सेम कहानी फॉर VS। VS मतलब सिर्फ सोर्स की वेलोसिटी नहीं है, ऑब्जर्वर और सोर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस लाइन पे और सोर्स की वेलोसिटी कैसी है, प्लस या माइनस कैसे रखना है। बस आपको ये देखना है कि ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी ले रहे हो आप इस लाइन पे, वो वेलोसिटी सोर्स से दूर लेके जा रहा है या सोर्स की तरफ लेके जा रहा है। सोर्स की जो कंपोनेंट ले रहे हैं आप इस लाइन के लॉन्ग, ये वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ लेके जा रहा है या ऑब्जर्वर से अवे। बस ये चीज आपको नोटिस करनी है। तो ये रहा फंडा। ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे छोटे से हों। मतलब कि मान लो कि 10 मीटर 15 मीटर। अभी मैं आपको एनालिसिस न्यूमेरिकल के जरिए भी आपको बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी बात याद रखें कि ये रिजल्ट वैलिड तभी है जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा नहीं है। इस चीज को मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन के जरिए भी समझाता हूं। तो मैंने जिस सारी थ्योरेटिकल एनालिसिस करी डॉपलर इफेक्ट की, और न्यूमेरिकल्स भी डायरेक्ट इसी पे बेस्ड आएंगे। तो मैं कुछ 2-1 इलस्ट्रेशंस उठाता हूं अच्छे वाले, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो। तो जल्दी से इसे आप नोट कर लें, हम इलस्ट्रेशन वाले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आइए अब इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। अपन यहां पे इंक्लूड किया अपन ने सोर्स का भी मोशन, ऑब्जर्वर इन मोशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये फंडे अवेलेबल हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। सोर्स भी मोशन में है, ऑब्जर्वर भी मोशन में, और साउंड का ये रिफ्लेक्शन भी। तो बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे कार है, कार ने हॉर्न प्रेस करा, इसकी हॉर्न जो प्रेस करा उसकी वेलोसिटी है v, साउंड की स्पीड जो है, और फ्रीक्वेंसी इसकी f जो एक्चुअल। ये जो ड्राइवर है, कार जो है ये ट्रैवल कर रही है आगे v1 स्पीड से। तो ड्राइवर और ऑब्जर्वर इन दोनों को बीट फ्रीक्वेंसीज कौन सी सुनाई देंगी, तो ये अपन नोटिस कर सकते हैं। अभी सोचो कि ड्राइवर को कौन कौन सी साउंड्स मिलेंगी। एक तो जो हॉर्न प्रेस करेगा उसकी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, एक जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो, दो साउंड्स आ गई, तो बीट्स मिलेगा उसे भी। ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो एक हॉर्न से जो डायरेक्ट आई फ्रीक्वेंसी है वो, ठीक है, कम ज्यादा कितना वो देखते हैं अपन, और दूसरा जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो। तो दो फ्रीक्वेंसी, दो साउंड्स आएंगी ऑब्जर्वर के पास भी, वो भी बीट्स ऑब्जर्व करेगा। अब आइए पहले कि वॉल पे अगर मान लो इंसिडेंट होती है फ्रीक्वेंसी f डैश, अगर मान लू मैं, क्योंकि यहां पे जो हॉर्न प्रेस करा है इन्होंने, तो ये हॉर्न स्टेशनरी नहीं है ना, हॉर्न सोर्स है आपका, और सोर्स जो है वह मोशन में, इसलिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं इंसिडेंट होगी, कुछ ज्यादा कम होगी। अभी देखते हैं कम या ज्यादा। तो यहाँ पे जो हॉर्न है, जो सोर्स है, वो वॉल की तरफ दौड़ रहा है। मतलब अगर ऑब्जर्वर कोई वॉल पे होता तो उससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है एक्चुअल से। सोर्स अगर आपके करीब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा से, सॉरी एक्चुअल से ज्यादा सुनेंगे अपन। तो यहां पे मान लो f डैश, तो रिफ्लेक्ट भी होगी f डैश। तो f डैश मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंसिडेंट ऑन द वॉल। तो यहां पे ऑब्जर्वर रख दो, तो क्या हो रहा है, सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर के पास, तो v माइनस vs लिखना पड़ेगा, v माइनस vs इंटू v इंटू f। ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होगी वॉल पे, रिफ्लेक्शन से फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए टकरा की जो लौटेगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी। अब टकरा की जो लौटेगी साउंड वो पहुंचेगी ड्राइवर के पास भी और ऑब्जर्वर के पास भी, और है दोनों ही मोशन में।
तो जाहिर सी बात है कि ड्राइवर और ऑब्जर्वर को एक्चुअल से कुछ कम या ज्यादा सुनाई देगी वो, तो वो देखते हैं कितना। फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कौन सी चीज क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड heard by driver। रिफ्लेक्टेड साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है एफ डैश, लेकिन ड्राइवर तो मोशन में है तो उसे एफ डैश से कुछ कम ज्यादा वैल्यू सुनाई देगी। अब कम या ज्यादा वो देखते हैं। तो एक साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ड्राइवर उसे सुनने वाला है और ड्राइवर खुद भी दौड़ रहा है उसकी तरफ, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना। मान लो कि हॉर्न कहीं पे बज रहा हो, आप हॉर्न की तरफ दौड़ेंगे तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगी ड्राइवर को एफ डैश से ज्यादा। तो ड्राइवर इस केस में क्या है, ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड साउंड को सुन रहा है। सोर्स कौन है, वॉल है, सोर्स वॉल है रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए, जो कि रेस्ट में है। तो इसे मान लेता हूं, इसे नाम दे देता हूं एफ डबल डैश, जो ड्राइवर को सुनाई देगा V प्लस V1। देखो इस बार V1 जो है, यहां पे देखो V1 कहां था, सोर्स वाली जगह पे, क्योंकि सोर्स ये था हॉर्न और ऑब्जर्वर था वॉल। अभी V1 कहां है, ये ऑब्जर्वर है, क्योंकि ड्राइवर इस बार ऑब्जर्वर है, सुन रहा है वो रिफ्लेक्टेड साउंड को, अपॉन V इनटू एफ डैश। मतलब यहां से अगर लिखना चाहें अपन तो एफ डबल डैश इज इक्वल टू मिल गया V प्लस V1 अपॉन V, एफ डैश की जगह V बाई V माइनस V1 इनटू एफ। ये V कैंसल आउट, ये वैल्यू आ गई V प्लस V1 बाई V माइनस V1 इनटू एफ। ध्यान देना, ये वो फ्रीक्वेंसी है रिफ्लेक्टेड साउंड की जो ड्राइवर को सुनाई देगी। रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के लिए कुछ डिफरेंट होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी मैंने क्या लिखी थी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाई ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ने जो सुना। ध्यान देना, इसे मैं नाम दे देता हूं चलो एफ ट्रिपल डैश। इस बार ऑब्जर्वर कौन है, ये ऑब्जर्वर, पहले ड्राइवर था अभी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ही है। हाँ तो ये देखो, अब ऑब्जर्वर जो है साउंड रिफ्लेक्ट होकर यहां से आ रही है, तो इसके लिए सोर्स कौन है, ये वॉल, जहां से टकरा के आ रही है साउंड, सोर्स रेस्ट में है। ये ऑब्जर्वर, इसे साउंड सुननी है और ये भाग रहा है सोर्स से दूर, तो सोर्स से दूर भागेगा तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, V माइनस V2, ये ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी, बाई V इनटू एफ डैश, जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही साउंड उसकी फ्रीक्वेंसी तो एफ डैश ही है। अभी कैलकुलेट कर लो, ये आ गई वैल्यू V माइनस V2 अपॉन V, और एफ डैश की वैल्यू अपने पास कहां गई, एफ डैश ये V अपॉन V माइनस V1 इनटू एफ। ये तो ये V कैंसल आउट, कितने आ गई वैल्यू, V माइनस V2 बाई V माइनस V1 इनटू एफ। ये V लिखा है वही समझ जाना। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी है रिफ्लेक्टेड साउंड की जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, लेकिन ऑब्जर्वर को तो एक और फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, कौन सी, जो डायरेक्ट हॉर्न से यहां पहुंचेगी। तो हॉर्न ने जो प्रेस करा है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो एफ है, लेकिन ये एफ नहीं सुन पाएगा क्योंकि ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में, दूर भाग रहा है। ये मतलब ये जो सुनेगा डायरेक्ट वाली जो आएगी साउंड, ये उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम सुनेगा, वो लिख देते हैं अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट साउंड हर्ड बाई ऑब्जर्वर, एफ क्या क्या ले लिया हमने, ट्रिपल डैश तक ले लिया, तो F4 डैश ले लो। ध्यान दो, जो डायरेक्ट साउंड आएंगे इसके लिए सोर्स ये है, सोर्स जा रहा है V1 स्पीड से दूर, तो सोर्स की भी हरकत वही है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कम करे। सोर्स दूर भागेगा अगर तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो सोर्स की भी हरकत वही है फ्रीक्वेंसी कम करने की, इसलिए डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा। और ऑब्जर्वर भी दूर भाग रहा है, मतलब कि ऑब्जर्वर की भी हरकत ऐसी है कि फ्रीक्वेंसी, अगर हम दूर भागेंगे, सोर्स से दूर भागेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो ऑब्जर्वर का टर्म होता है न्यूमरेटर में, तो वहां न्यूमरेटर को कम करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, V माइनस V2, देखो वो दूर भाग रहा है इसलिए, और डिनोमिनेटर बढ़ाओ, सोर्स है V1 स्पीड, तो V प्लस V1
इंटू एफ। ये डायरेक्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे हमने शुरू में डिस्कस करा कि ड्राइवर के पास दो फ्रीक्वेंसीज है ना, एक जो एफ डायरेक्ट वाला मिला, एक रिफ्लेक्टर की कौन सा मिला, जो भी लिखा हुआ मैंने एफ डबल डैश, हर्ट बाय ड्राइवर डबल डैश। वैसे ही ऑब्जर्वर के पास भी दो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टर की जो आएंगी उसकी फ्रीक्वेंसी ये रही एफ ट्रिपल डैश, और जो डायरेक्ट आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी रही एफ फोर डैश। दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल दीजिए, वही बीट्स है अपना। तो बीट्स फॉर ड्राइवर, तो ड्राइवर को सुनाई देगी एक एक्चुअल एफ और एक ये एफ डबल डैश, बड़ा कौन एफ डबल डैश है, तो एफ डबल डैश माइनस एफ, ये घटा लेना जो भी है। और बीट्स ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर के लिए देखेंगे आप अगर, तो ऑब्जर्वर को एक डायरेक्ट साउंड आई कौन सी, एफ फोर डैश, और एक ये है, तो जो बड़ा में छोटा हो एफ थ्री डैश। उल्टा लिख लिया होगा मैंने, संभाल लेना, कोई बात नहीं है। बीट्स के लिए तो अपन डिफरेंस लेते हैं ना, तो 5 और 8 हो तो 8 5 माइनस 8 या 8 माइनस 8 डिफरेंस लेते हैं अपन। ये तो जो भी हो, ये बीट्स हैं ऑब्जर्वर के लिए। तो आप इंपॉर्टेंट चीज एक नोटिस कर रहे होंगे कि रिफ्लेक्शंस की केसेस में अगर डॉपलर इफेक्ट लगा रहे होंगे अगर अपन, तो जब साउंड टकराएगी वॉल पे तो वॉल उस वक्त ऑब्जर्वर है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होगी तो जो भी सुनेगा उस रिफ्लेक्टेड साउंड को, उसके लिए वॉल क्या है, सोर्स, रेस्ट में, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में, सोर्स भी रेस्ट में। तो अच्छा क्वेश्चन था डॉपलर इफेक्ट के फंडों को समझने के लिए। प्रैक्टिस रिवाइज वगैरह करना हो तो इस क्वेश्चन को जरूर से रिवाइज करें। चलिए कुछ और वेरिएशंस देखते हैं अपन डॉपलर इफेक्ट के। आइए क्वेश्चन देखें अपन, जिसमें लाइन ऑफ मोशन ऑब्जर्वर और सोर्स के डिफरेंट हैं। ध्यान दें, एक सोर्स एस है जो साउंड रिलीज कर रहा है फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज की, वो मूव कर रहा है लाइन ए बी पे। सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जब ऑब्जर्वर को सोर्स सी पे नजर आता है उस वक्त ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी। क्लियर पॉइंट, ये चीज कर रहे हैं वो। तो ध्यान दें, जब ये सोर्स पहुंचेगा सी वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे, उस वक्त फ्रीक्वेंसी कितनी, वेलोसिटी किधर है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। साउंड की वेलोसिटी मान लो क्वेश्चन में दी उन्होंने 300 मीटर्स पर सेकेंड। ध्यान देना, तो देखो ऑब्जर्वर इस लाइन पे है, सोर्स का लाइन ऑफ मोशन डिफरेंट है। क्लियर है पॉइंट ये। इसलिए फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो क्या था फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ओ व्हेन S is at C। ध्यान देना, सोर्स जब ये C पे है तो सोर्स की रही वेलोसिटी ये Vs। लाइन ऑफ मोशन के हिसाब से बात करें तो ये एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री। तो Vs का जो ये कंपोनेंट है जाहिर है परपेंडिकुलर तो नहीं होता, रट्टू वालों के लिए Vs cos 90 0 यानी कंपोनेंट कॉन्स्टेंट दे देते हैं ना अपन, मतलब इस सोर्स की वेलोसिटी के कंपोनेंट इस लाइन ऑफ मोशन के अलाउ नहीं है। फॉर्मूला क्या था, v प्लस माइनस वी नॉट बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान देना, v मतलब साउंड की स्पीड 300 प्लस माइनस ऑब्जर्वर रेस्ट में, और यहां पे अगर आप लेंगे इस वाले केस में तो सोर्स की कंपोनेंट इस लाइन पे कितनी वेलोसिटी है, सोर्स की 0, तो सोर्स की 0, और यहां v की जगह 300 ही ले लो। हालांकि सोर्स है मोशन में, लेकिन इस लाइन ऑफ मोशन के लिए कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं है, इसलिए vs 0 इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 200, 300 कट गया, कितनी आ गई बोली 200 हर्ट्ज। ये ओ को सुनाई देनी चाहिए फ्रीक्वेंसी जब आपका सोर्स सी पे हो, है ना। वीएस सोर्स मोशन में भी है, लेकिन लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसको इफेक्ट नहीं पड़ पाया, एक्चुअली सुनाई दी। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, इसके बाद साउंड को यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, सी से ओ, जरा वो निकाल के देखें, टीसीओ अपनी याददाश्त लिखना चाहो, इसका मतलब हो गया टाइम टेकन बाय साउंड। चाहो तो लिख लो, अगर आप भूल जाओ क्या कौन सा टाइम निकाला मैंने, टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम सी टू ओ। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है
10 मीटर और स्पीड कितनी साउंड की 300 मीटर पर सेकेंड। मुझे काट लें तो यहां गया 1/30 सेकेंड। इतने टाइम में साउंड पहुंच जाएगी सी से ओ। अच्छा लाइट कितने टाइम, लाइट तो समझ लो कि इंस्टेंट ऑफ द मोमेंट पहुंच जाएगी, वो बहुत कम टाइम लगेगा। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ है, साउंड का 300 है, इसलिए दिखाई पहले देगा, सुनाई बाद में देगा। एक्चुअली तो यही हुआ होगा, इतना शॉर्ट इंटरवल टाइम में अपन नोटिस नहीं कर पाते वो। अब जरा ध्यान देना, सी से ओ साउंड को ट्रैवल करने में इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम में सी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा जरा देखो तो, सोर्स की डिस्प्लेसमेंट टाइम सी होंगे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 1/30, काट दे तो आ गया 1/3, 0.33 मीटर्स। मतलब सी पे जब सोर्स होगी, सी पे जब सोर्स होगी तो उसने उसे उस सोर्स से साउंड को पहुंचने में लगा टाइम 1/30 सेकेंड, और इतने टाइम में सी यहां से शिफ्ट होके यहां पहुंच गई। तो जब साउंड मिली होगी तो जब वो देखेगा सोर्स की तरफ, तो सोर्स उसे सी पे ना दिखाई देके कहीं आगे किसी पॉइंट डी पे दिखाई देगा। और वो सीडी कितना है, कितना शिफ्ट हो, जब तक साउंड पहुंची यहां पे सुनाई देगा तब ना ऑब्जर्वर देखेगा भैया कि किधर से आ रही है आवाज। जैसे तक सुनाई देगा कब, उसे 1/30 सेकंड के बाद, और 1/30 सेकंड में सी से जो सोर्स है वो शिफ्ट होकर आगे खिसक जाएगा। क्लियर पॉइंट ये, मतलब ऑब्जर्वर को सोर्स सी पे दिखाई नहीं देगा, कहां दिखाई देगा, डी पे। जबकि सवाल क्या था, ऑब्जर्वर को सोर्स कहां दिखना चाहिए, सी पे। लाइट तो फ्लैश तुरंत पहुंच जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो हमें वो साउंड चाहिए कि जब ऑब्जर्वर को सुनाई दे और ऑब्जर्वर देखे सोर्स को तो उसी पे ही दिखाई दे, मतलब इसके लिए इसके सोर्स को इधर ही कहीं से साउंड छोड़नी होगी कि जितनी देर में साउंड यहां से यहां पहुंचे, जितनी देर में साउंड सोर्स से यहां पहुंचे, उतनी देर में सोर्स यहां से सेंटर पे पहुंच जाए, ताकि जैसे ही साउंड पहुंचे और देखे अगर ऑब्जर्वर तो सोर्स उसे खट से यहां पे नजर आनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट। लेकिन यहां पे अब सोर्स का शिफ्ट इतना कम हुआ, 0.33 मीटर, बहुत थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, तो अपरेंटली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में इस फ्रीक्वेंसी को सही मान के ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सोर्स की शिफ्ट बहुत कम हुई है ना, 30 सेंटीमीटर के अराउंड, 33 है जो भी, 0.33 मीटर। लेकिन मालूम बहुत कंसिडरेबल आता, 10 मीटर 20 मीटर कुछ ऐसा कंसिडर आता, तो वो 10 मीटर 20 मीटर का वो नेग्लिजिबल नहीं है डेटा, इसलिए फिर ये फंडा नहीं चलता। तो अगर हम चाहते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में ये फंडा आपको पहले अटेम्प्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें वो साउंड सुनाई दे कि जब सुनाई दे तो सोर्स हमें सी पे दिखे, इसलिए सोर्स को पहले यहां कहीं से साउंड छोड़नी होगी, ताकि जब सोर्स से साउंड पहुंचे ऑब्जर्वर के पास उस वक्त सोर्स सी तक पहुंच चुका हो, ताकि लाइट को पहुंचने में तो टाइम लगेगा नहीं, कुछ नेग्लिजिबल वो टाइम लगेगा समझ लो। इसलिए यहां कहीं से साउंड छोड़नी होगी, जब तक साउंड यहां से यहां पहुंचेगी तब तक ये सोर्स यहां पे सी पे नजर आना चाहिए। चलो वो क्वेश्चन देखते हैं अगला, जल्दी से आप नोट कर लें। आइए अब इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखकर आपको एक नजर में लगेगा कि पिछले इलस्ट्रेशन के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डेटा का हेरफेर किया मेरे और कहानी बहुत कुछ बदलेगी। ध्यान दीजिए, वही सेम क्वेश्चन, सोर्स ने जो साउंड रिलीज करी उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड मीडियम में और फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज एक्चुअल। सोर्स दौड़ रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसी लाइन एबी पर। सवाल वही है कि ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जब वो सोर्स को देखेगा सी पर। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो करा उसका थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। यहां पे जब सोर्स यहां पे पहुंचेगी सी पे, क्योंकि दिखाई तो वो तभी देगी जब एक्चुअली पहुंचेगी सी पे, क्योंकि लाइट को तो आने में टाइम बहुत कम लगता है साउंड की तुलना में। तो सी से ओ साउंड पहुंचने का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 200 बाय 300 आ गई 2/3 सेकंड। इतना टाइम लगेगा साउंड को सी से ओ पहुंचने में। इतने टाइम में सोर्स सी से कितना आगे शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट किस में, सोर्स में। कितने टाइम में, सी उसी टाइम में जब तक साउंड पहुंचेगी। तो ये टाइम है 2/3 सेकेंड और सोर्स की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब नियरली आ गया 66.66 मीटर। अब आप इस डेटा को पिछले वाले क्वेश्चन के डेटा से कंपेयर करें तो पिछले बार कहानी कुछ ऐसी थी कि सोर्स से जब साउंड पहुंची ओ पे तो सोर्स शिफ्ट हो गया थोड़ा सा आगे 0.33 मीटर,
तो वो तो नेगलेक्ट कर दिया हमने, चलो माफ है। लेकिन इस बार माफ नहीं है, क्योंकि इस बार जब साउंड पहुंचेगी ओ पे, तब तक ये सोर्स यहां से दौड़ के आगे भाग चुका होगा 66 मीटर अराउंड, जो नेग्लिजिबल नहीं है। इसलिए अब हमारा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा, हमें तो वो साउंड चाहिए कि जब वो साउंड मिले तो सोर्स नजर आए सी पे। इसके लिए सोर्स को इधर ही कहीं से इसी टाइम पे साउंड इधर देनी होगी, ताकि जब साउंड यहां से यहां पहुंचे उस दौरान सोर्स एस से सी पहुंच जाए। तो जैसे ही इसे साउंड मिले तो वो देखे तो सोर्स नजर आए सीधा कट से सी पे। तो यहां से यहां टी, मान लो ये टी टाइम में हुआ कि टी टाइम में साउंड यहां से यहां पहुंचती है और सोर्स यहां से, ये टाइम टी। सपोज इन टाइम टी साउंड जो है वो आ जाए एस से ओ की तरफ और सोर्स पहुंच जाए एस से सी की तरफ उतने टाइम में। तो ध्यान देना, मान लो वो टाइम टी मान लिया मैंने, तो ये 100 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा 100 टी, और जाहिर है ये जो एस ओ है ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर 200 स्क्वायर प्लस 100 टी स्क्वायर अंडर रूट ये। अब ध्यान देना, साउंड को एस से ओ दूरी तय करने में कितना टाइम लगा टी, उसी टाइम में सोर्स एस से पहुंच गया सी। इस टाइम को एक तरीके से और निकाल सकते हो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस 100 टी का स्क्वायर। डिस्टेंस भाई यहां से यहां साउंड को ट्रेवल करने की स्पीड वो 300 है बाई 300, और इससे जो टाइम मिलेगा वो टाइम तो मान रखा है आपने टी। यहां से यहां साउंड को ट्रैवल करना पड़ेगा इतना, साउंड की स्पीड है 300, तो डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे तो टाइम मिलेगा, वो टाइम तो आपने टी मान रखा है, टी मान लिया मैंने। मतलब जाहिर है इसको आप इसको 300 इधर कर दें, अब सॉल्व करने में परेशानी होगी ना, 3 स्क्वायर का 9 ये सब स्क्वायर कर दोगे तो यहां से टाइम टी की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाला ले लेना, वो अब कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ रहा हूं मैं, है ना। वो टी यहां से अपन इवैल्यूएट कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। 300 लेके उधर गए, स्क्वायरिंग कर दिया, 3 स्क्वायर का 9 स्क्वायर, फिर वहां से आ गया ये आपका 100, तो सॉल्व कर लेंगे आप, चलिए ठीक है। अब ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई ओ व्हेन सोर्स एस इज एट सी, एफ डैश मानता हूं मैं इस फ्रीक्वेंसी को। अब जरा ध्यान दो, मतलब जब सोर्स दिखेगी सी पर और उस वक्त जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी वो नहीं है जो सी पे दे रहा है, वो सी पे जब वो देगा तब तक तो सोर्स आगे कहीं दिखेगा, फिर वो पहले बार यहां कहीं से भेजिए ना बदले, तो निकाल लो। ये एंगल मान ले थीटा, तो इसका कॉम्पोनेंट इधर कितना हो गया 100 cos थीटा। सोर्स की मूवमेंट ऑब्जर्वर की तरफ है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, क्या हो जाएगा v बाई v माइनस वीएस, ये था फॉर्मूला, इनटू एफ। v की जगह 300 बाई 300 माइनस वीएस कितना है, सोर्स की स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, 100 cos थीटा इनटू एफ। ध्यान दे, cos थीटा आप वहां से टाइम t निकालोगे तो ये तो 100 t, ये बेस पता चल गया, cos थीटा बेस अपना पड़ेगा, निकालोगे आप। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जो आप सॉल्व न कर पाए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल एनालॉगी है, देखने में दोनों लगते हैं एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा फर्क हमें ही समझना पड़ेगा डेटा को देखकर कि अगर ये बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे 200 में, पिछले में 2 डिजिट में था, 10 मीटर 20 मीटर तो चलता, तो अगर ये डिस्टेंस शॉर्ट है तब तो सी पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वही होगी एक्चुअल जो इससे मिलेगी, क्योंकि शिफ्ट होगा भी तो बहुत कम होगा, देखा हमने। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस है, ज्यादा स्पीड है अगर, तो जब तक साउंड पहुंचेगी इसके पास ओके पास सोर्स आगे निकल जाएगा, तो दिखाई देगा उधर कहीं पर। इसलिए ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को स्टार मार करके रखिए। लाइन ऑफ मोशन में, जहां पे लाइन ऑफ मोशन चेंज होगा ऑब्जर्वर और सोर्स का, वहां का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए इस वाले में अगली बात करें, आसान नहीं है, बाकी जितने करें हमने उसकी तुलना में। एक कार है जो हॉर्न प्रेस कर रही है एफ फ्रीक्वेंसी की और मूव कर रही है वेलोसिटी वीएस से, तो जब एक ऑब्जर्वर से होकर गुजरेगी वो,
तो ऑब्जर्वर को चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी नोटिस होगी वही पूछ रहे हैं। फाइंड द एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्जर्वर। तो जैसे मान लो कि पहले ये ऑब्जर्वर यहां पे, जब ये कार अप्रोच कर रही होगी, साउंड जो रिलीज करी इसमें इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ। तो ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व होगी, कार कितनी स्पीड से आ रही है ऑब्जर्वर की तरफ, वीएस स्पीड से। मतलब ये कौन सा केस बन गया, ये बन गया वो केस जिसमें सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है। मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, वी साउंड की स्पीड, वी माइनस वी एस, डिनोमिनेटर कम रखेंगे तो ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। सेकेंड केस में क्या जब ऑब्जर्वर से गुजर जाए, मतलब कि ऑब्जर्वर यहीं पर है और ये कार पास कर गई है इससे, अब इस केस में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को वो एक्चुअल से कम होगी, सोर्स अवे जा रही है। मतलब इस केस में फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को v बाई v प्लस वी एस। डिनोमिनेटर ज्यादा करेंगे जब भी फ्रीक्वेंसी कम होगी। सोर्स अवे जाएगा ऑब्जर्वर से तो फ्रीक्वेंसी कम, सोर्स जब पास आ रहा है ऑब्जर्वर के तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो पहले ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी, अब ये सुनाई दे रही है, तो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आप। एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ये हो गया F1 माइनस F2। F1 F2 दोनों मालूम है, गले रख दो तो सॉल्व करना है, एलसीएम गुना भाग वो कर लो आप। तो ये था डॉपलर इफेक्ट। मैंने पहले शुरुआत में कोशिश करी आपको कि स्टैंडर्ड इफेक्ट जो है उनका फील आए, फिर मैंने फॉर्मूला डिराइव करे डिस्कशन के साथ। अब 6 केसेस हम डिस्कस करें, सोर्स वाले और ऑब्जर्वर वाले, और कुछ इलस्ट्रेशंस भी करे हमने। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। किसी किस्म की परेशानी हो रही हो तो आप मुझे फीडबैक कमेंट से बता सकते हैं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। तो मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।